Hi all, this is Simran Kaur. You're watching eSpotlight, a program brought to you by Golden Jubilee Center for Entrepreneurship and Innovation, Guru Nanak Dev University. Today I have with me a very versatile personality, and I'm pretty sure whoever is going to be watching this interview, there's a lot of learning coming your way. He is CEO at A Square Media, author of the book Marketing, Shark Eating. He's an entrepreneurship growth and marketing coach, chairman of International Board of Startups and Entrepreneurship, and Punjab co-chair, Startup and Entrepreneurship, PhD Chamber of Commerce and Industry, Mr. Amit Madan. And as I introduce you, you do come out as a very versatile personality. Your personal journey, when we talk about somebody who has so much in his pocket, as you're working so much in your plate, I want to know where the person Amit Madan is coming from. First of all, I'm honored and delighted to be a part of this wonderful initiative. Thank you GJCEI and GNDU both, and all the team, including you also. Thank you. Thank you. About my personal journey, it started from 1978 otherwise when I born. लेकिन अगर मैं एक्चुअली बात करूं तो माय एक्चुअल जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम 1996. आई वाज इन 10th ग्रेड, और हर बंदे को शौक होता है साथ साथ में कुछ करने का. द पर्सन हु इज ऑलरेडी हैविंग सम एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, इट इज बाय डिफॉल्ट, इट इज जेनरिक एंड इट इज यू कैन से हेरिडिटरी आल्सो, राइट, कि आपको एक शौक है कुछ करने का. तो मेरे को तो ये था कि मैं जब टॉयज भी मेरे को दिए जाते थे तो मैं उसको फाड़ देता था, चीड़ देता था कि इसके अंदर से क्या ऐसा है जो इसको चला रहा है. तो ऐसा जज्बा था तब. तो उसमें 10th में मुझे आई स्टार्टेड इट फ्रॉम कंप्यूटर्स, IT इंडस्ट्री, व्हेन कंप्यूटर वाज अ रेयर टॉय. कोई बहुत रेयर बंदा होता था जो कंप्यूटर ले पाता था उस टाइम पे, इतने महंगे थे तब. तो 1996 में आई स्टार्टेड लर्निंग कंप्यूटर्स. राइट. So it was a time of DOS, DBase, Fox Pro. So after learning computers, I started working at a teaching center, at a coaching center, जहाँ पे मुझे experience हुआ इस particular field के बारे में, state के बारे में. And after working there, I started learning about hardware, कि कंप्यूटर चलता कैसे है, उसके अंदर के पार्ट सारे खोल देना. Around in 1996. So I was working at a computer center called CIS. So मेरे वहाँ के जो ऑनर थे वो मेरे को डांटते थे हर बार. एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं क्योंकि इट वाज अ पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि मैं सुबह स्टडी कर रहा था, शाम को वर्क करता था. तो द पर्सन वाज फ्रॉम सम अदर प्लेस, अप कंट्री पार्ट. तो उन्होंने एक तरह से रेड करी वहाँ पे. तो देखा कि सारे कंप्यूटर्स खुले हुए हैं, एंड आई वाज टेकिंग पंगास विद द कंप्यूटर्स. तो कहते अमित ये क्या है, तूने मेरे सारे कंप्यूटर्स नंगे किए हुए हैं. मैं कैसे सॉरी गलती है, लेकिन मैं इसी से सीख रहा हूँ. तो इट वाज अ लर्निंग फ्रॉम द बुक्स ओनली. साइड पे बुक्स रख के पार्ट्स देखता था, ये हार्ड ड्राइव है, ये फ्लॉपी ड्राइव है, कौन सी चीज़ कैसे चल रही है, डेटा केबल्स कहाँ से कहाँ लगी है. तो वैसे ही सीखा. एंड आई वर्कड एट अ फ्रीलांस एज अ फ्रीलांसर आफ्टर दैट. ओके. तो मैं कंप्यूटर्स हम हफ्ते में या महीने में कह लो 1 या 2 कंप्यूटर सेल कर देता था. लेकिन एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट वाज अ रेयर टॉय लोगों के लिए. तो बड़े वंस इन अ ब्लू मून ऐसे ऑर्डर्स आते थे, लेकिन चलता था. तो मेरी पॉकेट मनी उसी से निकलती थी उस टाइम पे. और मेरी सैलरी जो थी सरप्राइजिंगली दैट वाज 650 रुपीज़ ओनली उस टाइम पे. तो आई स्टिल रिमेंबर मैंने फर्स्ट सैलरी से एक वॉच लेके दी थी अपने मम्मा को, हु इज़ नो मोर नाउ. तो उसके बाद धीरे धीरे ये जज्बा आगे चलता गया. मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया 1999 में. 18th नवंबर 1999 आई स्टार्टेड माय बिजनेस विद वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स. और ये 4 साल तक ये जर्नी चली हमारी, 2003 तक. उसके बाद कुछ जब पार्टनरशिप होती है तो हम उस टाइम पे इतने इमेच्योर होते हैं. आफ्टर माय ग्रेजुएशन उस टाइम पे इमेच्योरिटी ये रहती है कि यार हमें बस ये दिखता है कि हम क्या कर रहे हैं. सामने वाले के एफर्ट्स नजर आते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं. सामने वाला मेरा फ्रेंड था, उसको भी ये लगता था ये कम करता है, मुझे लगता था ये कम करता है, लेकिन बिजनेस बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया था उस टाइम. राइट. और टाइम ऐसा आ गया कि
दोनों अलग हो गए। दैट वॉज द एक्चुअल टाइम जब लर्निंग्स मिलनी स्टार्ट हुई, रियल लाइफ लर्निंग जिसकी मैं बात करूँ। बाकी लर्निंग्स तो हम बुक्स में से पढ़ लेते हैं, लेकिन ये वो लर्निंग थी जो हमें लाइफ ने सिखाई खुद। But as you mentioned, you know, like your friend was there, Right. your parents, you know, they might have supported you. Entrepreneurship is a term now, but if we go back in those times, entrepreneurship was not a term. People were not well versed with it, and a lot of time there used to be hesitation. What if it fails? True. कुछ नहीं बनोगे तो फिर क्या Very true, करेंगे? very true. Especially when it comes from the family, you know, it becomes even harder to break through those barriers, going Exactly. out into the world and becoming somebody. So, what role have people and that support have played in your journey? Because I think a lot of entrepreneurs who are not yet entrepreneurs but dreaming somewhere sitting inside those four walls, Exactly. they might be facing these situations. Very So true. how do you reckon, how can we deal with such situations, and what role have that support played in your journey? So during my journey also, it was a time when you are being taught as ki money is everything. You are to earn money by any means. This is the real learnings, and these are the real you can say thought set or mindset from your parents as well as society also. तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में भी यही चलता है, एंड दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक आल्सो व्हाट आई रियलाइज नाउअडेज, कि तब हमें ये सिखाया गया था कि भाई जैसे भी है ये नहीं करोगे तो पैसा कैसे कमाओगे, घर में पैसा कैसे आएगा, कुछ कर कैसे पाओगे। तो ये सारी चीज़ें तब भी थी, आज भी वैसा ही है माइंडसेट। इफ़ आई टॉक अबाउट इन इंडिया, तो इंडियन कल्चर में इंडियन माइंडसेट आज भी यही है कि भाई पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको पढ़ना है, जबकि ऐसा है नहीं है, विच आई रियलाइज टुडे। उस टाइम पे जब हमें ऐसा बोला गया तब दो स्ट्रीम्स हुआ करती थी, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। राइट। कि भाई डॉक्टर बनोगे तो पैसा आएगा, इंजीनियर बनोगे तो पैसा आएगा, अदरवाइज आर्ट्स रख लोगे तो पैसा नहीं आएगा, लोग क्या कहेंगे, ये आज भी चलता है। राइट। तो उस माइंडसेट में इवन मुझे तब बोला गया कि या डॉक्टर या इंजीनियर, इन दोनों में से कुछ भी चूज कर लो। तो अपनी सोच तो काम ही नहीं करती थी तब। तो आई चोज टू बी एन इंजीनियर, एंड टू योर सरप्राइज, और ये बड़ी एक फनी सा इंसिडेंट है, मुझे जब ये बोला गया कि तूने इंजीनियर बनना है, ओके ठीक है, डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर, तो इंजीनियर बनना है, आप नॉन मेडिकल रख लो। एंड मुझे +1 में आके पता चला कि इंजीनियर होता क्या है। अदरवाइज मेरे लिए इंजीनियर क्या था कि वो रेलगाड़ी का जो इंजन होता है उसको चलाने वाले को इंजीनियर बोलते हैं। आज की डेट में स्टूडेंट्स जो हैं इस स्टेज पे, इवन जब वो 10th कर रहे होते हैं, उनको बहुत कुछ पता है, दे नो इवन अबाउट द लाइफ ऑल्सो। आज की डेट में हमें ये दिख रहा है कि हमारे बच्चे भी जो हैं उनको ऐसी बहुत चीज़ें पता है जो हमें इस टाइम पे आके नहीं पता चलती थी। तो ये हमारा एक ड्रॉबैक रहा है अपनी लाइफ से, लेकिन लाइफ गोज एंड गो विद द फ्लो, ये मेरा एक अपना रूल भी रहता है। मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाता हूँ कि गो विद द फ्लो। जो हमें भी सिखाया गया था कि पैसा पैसा पैसा, एंड आई चेज्ड मनी, लेकिन मनी डिडंट कम। मनी जब आपका फोकस होता है ना, जब आप एक ही चीज़ पे फोकस करना शुरू कर देते हो, वो चीज़ आती ज़रूर है लेकिन चली भी जाती है। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की 2010 में। मैं जो अपनी स्टोरी बताई आपको उसी का एक पार्ट है। मैं एक यहाँ पे अपना कोट यूज़ करूँगा। मैं कोट लिखने का शौकीन हूँ, साथ में आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग ऑल्सो। तो स्मॉल लाइफ कोट्स मैं लिखता हूँ। तो उसमें वन ऑफ द कोट्स वॉज देयर, वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो लाइफ इज मेड अप ऑफ डिवाइन एनर्जी ओनली। तो ये सारी एनर्जी मैंने रियलाइज की ड्यूरिंग 2004। 2004 का एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। व्हेन माय फर्म वाज डिसोल्यूटेड, जो मैं अलग हुआ अपने पार्टनर से, तो थोड़ी टाइम बाद आई वाज अंडर ए डेट ऑफ 48 लाख एट दैट टाइम, 2004। ह्यूज मनी। आज की डेट में बात करें तो बहुत ज़्यादा, करोड़ में चली जाती है। उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये मैं कितने टाइम वर्क करूँगा तो ये मैं डेट पे ऑफ कर पाऊँगा। तो मैंने कैलकुलेट किया, इट वाज मैंने अपनी एज इमेजिन की कि अगर मैं 85 साल का हो गया उसके बाद मरा तो ये मैं डेट कितनी देर में पे ऑफ करूँगा। तो यू विल बी सरप्राइज कि मैं 85 ईयर्स तक की एज तक भी इसी पेस ऑफ वर्किंग के साथ वो डेट क्लियर नहीं कर पा रहा था। तो आई थॉट कि ठीक है, जस्ट क्विट द लाइफ यार, ख़त्म कर लो ज़िंदगी अपनी।
तो आई ट्राई टू कमिट सुसाइड ऑल्सो एट दैट टाइम 2004 में. उस टाइम पे आई स्टिल रिमेंबर, आई स्टिल कैन रिकॉल दैट रील इन माई आइज कि वो क्या चीज़ मेरे दिमाग में आई जिसने मेरे को आगे चलने पे मजबूर कर दिया. मेरे हाथ में पिल्स थी, बिस्लरी की बोतल थी, तो आई वॉज जस्ट अबाउट टू ग्रैब लाइक दिस. लेकिन वो 10 सेकंड क्या थे, मेरे मम्मा मेरे सामने आए कि भाई अगर मेरी मरे हुए की देखेंगे, मतलब लाश को देखेंगे, तो मम्मा तो खुद नहीं जी पाएंगे. फिर मेरी सिस्टर की आई मेरे दिमाग में कि उसकी शादी नहीं होगी. देन आई रियलाइज्ड कि मेरे फादर के पास मेरे 1 महीने के जाने के 1 महीने बाद लोग आना शुरू कर देंगे कि भाई वो तो चला गया जिसने जाना था, अब डेट पे ऑफ आपने करना है ये वाला. तो मैं तो 2 मिनट में चला गया, लेकिन मैं अपनी पूरी फैमिली को हर 2-2 मिनट बाद मरने के लिए छोड़ के जाऊंगा. तो आई जस्ट क्विट दैट डिसीजन. सब कुछ वहीं पे फेंका. बाइक थी मेरे पास, और बहुत फेमस एक गुरुद्वारा साहिब है यहाँ पे, शहीदा साहिब गुरुद्वारा. मेरी वहाँ पे ब्रेक लगी. मुझे एक एक चीज़ याद है आज भी. मुझे सारी चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन ये इंसिडेंट मेरे को आज भी पूरी तरह से याद है कि मैं वहाँ पे, वो जो बाहर उनका कॉरिडोर बना हुआ है, वहाँ पे जाके बैठ गया. ऐसे भगवान मुझे नहीं समझ लग रही क्या करना है, जो भी है सब तेरे ऊपर है. और घर पे फ़ोन कर दिया. मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे घर पे. मम्मा को फ़ोन किया कि मम्मा मैं घर पे नहीं आऊँगा आज. अपने एक फ्रेंड को फ़ोन कर दिया कि भाई ये संभाल लिया, अगर मम्मा का फ़ोन आएगा. तो मैंने ये बोला कि तेरी और हूँ, तेरे मम्मा घर पे नहीं है. झूठ बोला. और मैं सोचता सोचता भगवान को प्रेयर करता करता वहाँ पे सो गया. एंड इट वाज द टाइम, आई थिंक 2 से 2:30 बजे का रात का टाइम. एक बाबा जी आए, उन्होंने ही टैप्ड ऑन माई बैक कि बेटा उठो, सफाई करने का टाइम हो गया. वो टाइम मुझे अब याद है कि क्या ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हुई. दैट वाज अ ट्रांजिशन अगेन, कि मुझे नहीं समझ लगी कैसे होगा, कब होगा, लेकिन मैं चल पड़ा फिर से कि कुछ नहीं होता, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. वो अंदर से जो आया, दैट वाज एन एनर्जी ओनली. दैट इज व्हाई आई सेड कि लाइफ इज मेड अप ऑफ दैट डिवाइन एनर्जी. दिस इज ओनली दैट एनर्जी जो आपके अंदर फ्लो कर रही है, ये आपको चला के रखती है. एंड आई थिंक listening to you, as I'm sitting right here, when somebody is talking through that depth, I can feel that whole scenario, although wasn't even there. But when you're talking to somebody who's experienced something like that, you feel like you're walking one step with that person. So I think that is resonating right now. And a lot of people talk about failures. And I think that what you've said, I think that answers everything about failures, So whenever you're having that kind of situation, it's just that those 10 seconds and that break and that belief that you need. So I think anybody who will watch and hear you, although I'm sitting here, but it'll resonate even through the screen. I'd come to this thing about you were an angel investor also. I'm switching a topic here a little bit, because I think we have to talk about that technical part also. You're an angel investor. From what you've shared to becoming an angel investor, from being in debt to becoming somebody who's providing money, who's investing. Tell me about that journey. And when somebody comes to you and seeks investment, seeks guidance, that strategic alliance, what is your take? What do you see in the business that makes it click for you that this is where I'm going to invest? True. So angel investor is just a term being faced nowadays only. लेकिन मैंने ये टर्म फेस की थी समवेयर अराउंड 2007. लेकिन ये नहीं पता था कि इसको एंजल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. जो ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड ही हैं. चाहे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन ये मेरी उसी जर्नी का पार्ट है जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है. तो जो मेरा डेट था वो मैंने पे ऑफ किया 2010 में, लेकिन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग लाइक एन एंजल इन 2007. लेकिन अब आप सोचोगे कि ये कैसे हो गया. राइट. आप तो खुद अंडर डेट थे, तो आपने किसी को कैसे इन्वेस्ट कर दिया. अगेन एन इंसिडेंट, चलो आई शुडंट नेम द पर्सन. आई हेल्प्ड अराउंड, नॉट हेल्प, उसने ऊपर वाले ने हेल्प किया, लेकिन मेरे को वो दिमाग में जज्बा भी वो डिवाइन एनर्जी लेके आई कि आई स्टार्टेड, आई वॉज चेजिंग मनी डिडंट कम. मैंने आपको ऑलरेडी बताया. लेकिन ऐसा कुछ हुआ कुछ इंसिडेंट्स के बाद
कि मैंने किसी ने मेरे से पूछना कि भैया मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मुझे लगना कि यार मेरा डेट तो बहुत बड़ा है, अभी अराउंड 50 लाख 48 लाख का डेट बहुत बड़ा है। अगर उसमें से किसी ने मेरे से 4,000 रुपये मांग लिए जिससे उसकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और मुझे उसके पीछे उसकी सच्चाई दिख रही है, अंदर से वो सच बोल रहा है, तो आई नेवर हेजिटेटेड। तो मैंने इस तरह के कुछ चीज़ें करनी शुरू की और उसके बाद अगेन दैट डिवाइन एनर्जी ओनली जो आपकी लाइफ में पैसा लेके आ जाती है। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ओनली, मनी इज नॉट द कोर प्रोडक्ट, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। व्हाई इट इज अ बाय प्रोडक्ट? it is this life is again made up of missions and visions, right? हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने आज रियलाइज करता हूँ, जो मैं ये चीज़ कि उस टाइम पे मैंने ऐसा नहीं था कि मुझे तो मैं अंतर्ज्ञानी था तो मुझे सब कुछ पता था पहले, लेकिन आज वो मेरी अपने पुराने इंसिडेंट से मैं जब कोरिलेट करता हूँ चीज़ों को तो मुझे पता चलता है कि यार ये चीज़ें मैंने गलत की, ये चीज़ें सही थी। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज ये हुई कि मिशन क्या था मेरा और विजन क्या था मेरा। मेरा मिशन पहले स्टार्टिंग पे क्या हुआ करता था, पैसा कमाना, विच शुडंट बी अ मिशन एनीवेज। लोगों का मिशन आज की डेट में यही रहता है, ज़्यादातर लोगों का, मैं नहीं कहता कि सबका मिशन है, लेकिन जो अनअवेयर है वो सोचते हैं पैसा इज द मिशन। पैसा इज अ प्रोडक्ट ओनली, मिशन डिपेंड्स अपॉन योर विजन। विजन क्या है कि आप सोचते क्या हो, व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग। आपने पूछा एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट क्या है, या आपने बोला कि उस टाइम पे तो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड ही नहीं था। वर्ड नहीं था लेकिन माइंडसेट तो था ना, राइट। वर्ड आज की डेट में आया, लेकिन उस टाइम पे भी माइंडसेट अपने आप ये होना शुरू हो गया कि व्हेनेवर यू आर हेल्पिंग, यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी और समवन, तो ये एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है। आज की डेट में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स की बात करो आप, चाहे आप जितने भी स्टार्टअप्स की बात करो या यूनिकॉर्न्स की बात करो, उनके पीछे यही एक चीज़ है जो उनको यहाँ तक लेके आई, सोच, माइंडसेट। तो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट क्या है? हेल्पिंग अदर्स। whenever you are tending to or you are willing to help others, पैसा flows, money is a by product, आता ही है। और मनी आना शुरू हो गया, पैसा कमाना शुरू हो गए ऐसे लोग, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, तो एक दौड़ लग गई कि शायद एंटरप्रेन्योरशिप से पैसा आ रहा है। राइट, डेफिनेटली आ रहा है, बट क्यों आ रहा है? क्योंकि माइंडसेट क्या है? हेल्पिंग अदर्स और हेल्पिंग सोसाइटी। and you should be very smart with it, I guess. True. Where you're putting in your resources, where you're seeking help from. Very true. Especially, I mean, it feels very good when there's somebody there to listen to our story, to lend a hand, but at the same time I think it's equally important to have a watch at who's lending Very true. the hand. So I think that is something that entrepreneurs will learn from you, है ना? So this is AI. This is AI means not artificial intelligence. This is angel investment. तो एंजल इन्वेस्टमेंट टर्म्स बहुत पुरानी है ये इट वाज समवेयर अराउंड अर्ली 90s, लेकिन उसके पीछे एक अलग स्टोरी है। मैं अपनी स्टोरी से कोरिलेट कैसे करता हूँ कि आई वाज अबाउट टू हेल्प समवन, जो मुझे लगता था कि यार इतना पैसा तो मेरे पास है ही है कि मैं उसको हेल्प करूँ, चाहे ये मेरा वाला डेट नहीं पे ऑफ कर रहा, लेकिन मैं इसको तो हेल्प कर सकता हूँ, मैं थोड़ा कम घर के लिए सोच लूँगा, अपने लिए सोच लूँगा। तो वो चीज़ें आज की डेट में कम से कम 17-18 ऐसे लोग हैं जो मेरी लाइफ में हैं, जो अप्रिशिएट करते होंगे कि यार एक टाइम पे ये बंदा हमारे काम आया था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे को पैसा दे दिया वापस या इतना पैसा दे दिया कि मैंने अपना डेट पे ऑफ किया, लेकिन अगेन दैट एनर्जी जो रेजोनेट करती है इस चीज़ से, आपके पास अपने आप आना शुरू हो जाता है। दिस इज माई लर्निंग ऑफ लाइफ। तो एंजल इन्वेस्टमेंट उस टाइम से करनी शुरू की, लेकिन आज की डेट में एंजल इन्वेस्टमेंट हो गई है कि व्हाट यू आर गेटिंग आउट ऑफ दैट। एंजल इन्वेस्टर क्या सोचता है कि मैं अगर इसको 10 लाख दे रहा हूं तो मुझे इसके बदले 1 करोड़ कैसे मिलेगा? दिस शुडंट बी द गेम। मैं क्या सोचता हूं एज एन एंजल इन्वेस्टर आज भी कि अगर सामने वाला कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और वो दिल से कर रहा है, आपको सामने वाले की बात सुन के पता चल जाता है कि वो किस तरह से कितना अटैच्ड है अपनी प्रॉब्लम के साथ या अपने सोल्यूशन के साथ। इफ समवन इज ब्रिंगिंग आउट सम सोल्यूशन फॉर द सोसाइटी एंड दैट सोल्यूशन इज सस्टेनेबल ऑल्सो, आपका अंदर से आवाज आती है कि यार इस पे पैसा लगा हुआ। तो मेरे जो आज की डेट में एंजल इन्वेस्टमेंट होती हैं ऐसे दिल से होती हैं। मैं ये नहीं पूछता शार्क टैंकर्स की तरह कि ये कैसे है वो कैसे है, इतनी हो सकता है टेक्निकल टर्म्स मेरे को पता भी ना हो अभी। हाँ, टर्म शीट कैसे बनती है, एग्रीमेंट कैसे बनते हैं, इतना पता है बस।
अदरवाइज इतनी डेप्थ स्टडी मैंने भी नहीं की हुई कि क्या टर्मिनोलॉजी यूज करनी है तो मैं ये लगाऊंगा। मैं दिल से चलता हूँ और वो दिल से इन्वेस्टमेंट होती है। And I think that must be taking away nervousness from a lot of people who come to you seeking बिल्कुल सही the बात investment. है। मैंने कई बार देखा है, कई बार सामने वाला जो द पर्सन हु इज सीकिंग इन्वेस्टमेंट वो इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि सर आपने मेरी ये प्रॉब्लम वाकई सुनी Right. और उसके अकॉर्डिंगली आपने मेरे साथ ये एग्रीमेंट किया या मेरे को ये पैसा दिया। मैं जनरली यही करता हूँ और कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम क्लियरिंग ऑल द थिंग्स, आई एम क्लैरिफाइंग दीज थिंग्स। अदरवाइज सामने वाले को यही लगता है कि ये शार्क टैंकर्स की तरह बड़ा कुछ पूछते होंगे, ये डेप्थ में जाते होंगे, तेरी टैम क्या है, तेरा टीजी क्या है, मार्केट साइज क्या है। मैं कुछ नहीं, मेरे को मार्केट साइज छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर पता चल जाती हैं, पूछते भी हैं आपने वर्किंग क्या करी है या एनालिटिक्स क्या है आपके, लेकिन असल में वही है कि ये बंदा कितने डेप्थ में उस चीज़ में जुड़ा हुआ है और दिल से काम कर रहा है कि नहीं फाउंडर में ये चीज़ दिखती है तो हम इन्वेस्ट कर देते हैं बस। दैट्स We are sitting here in the incubation center. या You know, it is a very new concept. Again, just like the entrepreneurship थे हम पहले भी, but now it has become a phenomena. ट्रू। But at the same time, a lot of budding entrepreneurs are not aware about how incubation centers are serving them, how we are there to help them, and especially bringing everybody together, be it the investors, the ones seeking the investment, government, you know, everybody. So now, how do you see incubation centers playing a role, and what message would you like to give to the entrepreneurship with regards to incubation centers and to increase the awareness? True. Since we are working in a startup ecosystem, हमारे टाइम पे when we were lacking of some resources, हमें ये नहीं पता होता था कि उनको फुलफिल कैसे करना है। Right. Today we are so blessed, even youth is so blessed कि आज गवर्नमेंट भी उसी साइड वर्क कर रही है। गवर्नमेंट हैज़ मेड हिज ओन इकोसिस्टम। अगर हमें उसके बारे में नॉलेज कहीं से भी मिलती है, वी शुड टर्न इट अराउंड कि किस तरह से उस नॉलेज को लेके हमने उस पर वर्किंग करनी है और अपनी चीज़ें अपने जो रिसोर्सेज में वी आर लैकिंग ऑफ उसको फुलफिल कैसे करना है। सेकेंडली, इफ़ वी टॉक अबाउट दिस इंक्यूबेशन सेंटर ऑल्सो GJCEI गोल्डन जुबली सेंटर, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इट इज़ सेम लाइक एक बच्चा पैदा होता है, जब उसको सबसे पहली चीज़ क्या, डेफिनेटली माँ तो चाहिए होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसको वो एनवायरनमेंट को कंपैटिबिलिटी के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो इक्विपमेंट्स चाहिए, वो सारे कौन प्रोवाइड करता है? एक हॉस्पिटल, जिसको उन्होंने भी नाम दिया होता है इंक्यूबेशन सेंटर। राइट, तो दैट इन्फेंट इज इंक्यूबेटेड इन दैट। तो सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, एक फ्रेशर है जिसको भी एंटरप्रेन्योरल जर्नी का पता ही नहीं है, उसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर वही रोल प्रोवाइड करते हैं जो एक हॉस्पिटल अपने इंक्यूबेशन सेंटर में दे रहा है, कि उसको उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली नर्चर करना, जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो जो उसके रिसोर्सेज उसको रिक्वायर्ड हैं, वो प्रोवाइड करना। एंड आई थिंक अगर मैं यहाँ पे आपके सेंटर में भी देखें, देयर इज़ ईच एंड एवरीथिंग प्रेजेंट, चाहे वो इक्विपमेंट है, चाहे वो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों नहीं है, तो सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो एक एंटरप्रेन्योरल को अपनी जर्नी से रिलेटेड फोकस आ जाता है कि मैंने ये चीज़ें यहाँ से फुलफिल करनी है, एंड दैट इज़ अ वेरी वर्स्ट इकोसिस्टम फॉर दैट। मेरे ख्याल से अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो मैं GJCEI आने के लिए भी बोलूँगा। अगर अमृतसर में है, पंजाब में है तो पंजाब में देर आर सर्टन अदर इकोसिस्टम, सॉरी पंजाब में है तो पंजाब में देर आर सर्टन अदर्स इंक्यूबेशन सेंटर्स ऑल्सो, जहाँ पे वो जाके हेल्प ले सकते हैं। तो मैंने काफ़ी स्टार्टअप्स को देखा है ग्रो करते हुए जो इंक्यूबेशन सेंटर्स के आगे हेल्प लेके चलते हैं। And I just hope that whoever is watching this interview, they get aware about these certain things which are there to help them grow. And I think belief is something that is extremely important whenever you're going. A lot of times we listen, especially from an entrepreneur, especially for a budding entrepreneur. Again, I think that resonates with your journey. I am doing this. मैं कर रहा हूँ, but you know at the same time there is a lot going on, especially the divine energy that you talk about and the people who are there supporting you. So if there's any message that you'd like to give to the entrepreneurs who are watching this interview, please go ahead. Sure. So सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हम लोग बार बार कोसते हैं भगवान को भी, अपने आप को भी, लाइफ को भी,
कि यार फेलियर्स कितने फेलियर्स, एंड मैं कहता हूँ कि वी आर ब्लेस्ड कि वी आर फेसिंग फेलियर्स, कॉज फेलियर इज द सीड दैट ब्रिंग्स फ्रूट टू योर लाइफ. जिसके पास फेलियर नहीं है उसके पास सक्सेस भी नहीं है, ये सोच के चले. तो जितने ज़्यादा फेलियर्स उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, उतनी ज़्यादा ऑप्शंस है आपके पास सक्सेस अचीव करने की. दिस इज माई मैसेज टू एवरी एंटरप्रेन्योर. Thank you so much. It has been such a delight to have you. And you know, there's one thing that I'd really like to say before, you know, this interview ends, that whenever I'm talking to somebody, I think talking about journey is one thing, but I could read your journey through your eyes. So thank you so much. We are very honored. Thank you so very much once again. Thank you GJCEI and the whole team of GJCEI. Thank you so much. This is Simran Kaur signing off. We will be coming with more interviews. Stay tuned.